तो हम यहाँ बात कर रहे थे कि एचएसएन के केस में जो है गवर्नमेंट अलग-अलग सीबीआईसी बेसिकली अलग-अलग नोटिफिकेशन इश्यू करके कि कौन से केस में कितने डिजिट का एचएसएन जो है मैंडेटरी रहेगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन जो है इश्यू करके नोटिफाई कर सकती है और उस केस में उन पर्सन को उतने डिजिट का एचएसएन डालना मैंडेटरी हो जाएगा अपने टैक्स इनवॉइस के अंदर। बेसिकली यहाँ पे यही चीजें बताई गई हैं। अलग स्पेसिफिक अगर क्लास ऑफ पर्सन को स्पेसिफाई कर सकता है, सप्लाई के हिसाब से कर सकता है कि अगर आपकी सप्लाई इन गुड्स और सर्विसेज की है तो आपको इतने डिजिट का एचएसएन डालना है, या फिर पर्टिकुलर क्लास ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन कि आप इस इंडस्ट्री में फॉल कर रहे हो तो इस इंडस्ट्री में आपके चाहे कोई भी गुड्स है आपको जो है इतने डिजिट का एचएसएन यूज करना है। तो इस तरीके की नोटिफिकेशन जो है गवर्नमेंट इशू कर सकती है ताकि उसको जो है वो ट्रेस कर सके अपना जो है कि टैक्स पेयर जो है प्रॉपर अपना जो है एचएसएन मेंशन कर रहा है कि नहीं कर रहा, सप्लाई है वो एक्चुअल, ताकि सामने वाले को एचएसएन की जरूरत क्यों पड़ती है? एचएसएन की जरूरत इसलिए है ताकि एक रेसिपिएंट और एक सप्लायर दोनों जगह से देखा जाए कि दोनों का 1% जो गुड्स ले रहा है और 1% जो गुड्स खरीद रहा है, उनका एचएसएन जो है वो एलिजिबल भी है क्रेडिट लेने के लिए कि नहीं है। मान लो मैं किसी कोई ऐसी चीज ले रहा हूँ जो मेरे लिए 17(5) में डिसअलाउ करता है। हमने आईटीसी का चैप्टर पढ़ा है, वहाँ पे हमने 17(5) के डिसअलाउ सारे कवर करे हैं। तो अगर मैंने कोई ऐसी चीज खरीदी, मान लो मोटर व्हीकल था उसमें, राइट? तो मोटर व्हीकल मारुति क्या करेगी? मारुति दिखा देगी, वो सेल दिखा देगी और मैंने अगर मान लो अपना जीएसटीएन उसमें डाल दिया, मैंने उसको कहा मेरा जीएसटीएन जो है ये वाला जीएसटीएन अपलोड कर दो, तो मेरे तो वो तो अपनी सेल दिखा देगी अपनी जीएसटीआर 1 में, राइट? मेरे 2A 2B में रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, लेकिन क्या मैं एलिजिबल हूँ उसका क्रेडिट के लिए? नहीं, मैं एलिजिबल नहीं हूँ। 17(5) मना करता है कि मोटर व्हीकल का आप क्रेडिट नहीं ले सकते। तो ताकि ये गवर्नमेंट इजीली चेक पर कर पाए कि कौन सा पर्सन जो है किस चीज का क्रेडिट ले रहा है और वो क्रेडिट लेना उसके लिए अलाउ है भी या नहीं है, तो इस चीज को एश्योर करने के लिए जो है एचएसएन को यूज किया जाता है। तो वहां पे एचएसएन डालना इसलिए जो है मैंडेटरी कर दिया गया है, राइट? इसके बाद कहता है provided further that where the invoice is required to be issued under 31(3) clause number F। क्लॉज नंबर एफ क्या बात करता है? क्लॉज नंबर एफ अभी हम रेफर करेंगे जब हम सेक्शन 31 की आगे की चीजें बात करेंगे, वहां पे हम 31(3)F के अंदर देखेंगे, वहां पे आरसीएम का केस जो है, अगर हमारी सप्लाई हमने जो सप्लाई करी है वो अंडर आरसीएम है, अगर वो सप्लाई अंडर आरसीएम है तो क्या, मान लो मैं सप्लायर हूं, ठीक है, मैं जो सप्लाई करता हूँ वो जो है टैक्सेबल गुड्स भी करता हूँ या फिर ऐसे गुड्स भी करता हूँ जो अंडर आरसीएम है, या ऐसी सर्विस देता हूँ जो अंडर आरसीएम है। मान लो मैं एडवोकेट सर्विसेज देता हूँ, वो अंडर आरसीएम फॉल करती है, तो एज अ सप्लायर क्या मुझे उस पे जीएसटी पे करना है? नहीं, मुझे नहीं करना, वो रेसिपिएंट को करना होगा। मान लो आप रेसिपिएंट हो तो आपको उसके ऊपर जीएसटी पे करना है, मुझे नहीं करना। मैं एज अ रेसिपिएंट मैं अपना जो टैक्स इनवॉइस बनाऊंगा उसमें आरसीएम वाले कॉलम में मैं क्या लिखूंगा? अंडर आरसीएम। तो जब मैं रिटर्न फाइल करूंगा वहां पे भी अंडर आरसीएम को टिक करूंगा, तो मेरी जो है लाइबिलिटी वहां पे नहीं बनेगी, वहां पे आपकी लाइबिलिटी बनेगी। आप जब अपना एक्सपेंस बुक करोगे तो आपकी लाइबिलिटी होगी आरसीएम के अंदर, उसके ऊपर टैक्स पे करो और उसका क्रेडिट भी ले सको, राइट? ये हमने पहले भी बात करी थी कि आप उसका टैक्स पे करोगे और साथ में उसका क्रेडिट के लिए भी आप एलिजिबल हो। तो ऐसे केस में क्या डॉक्यूमेंट इशू होता है? ऐसे केसेस में सेल्फ इनवॉइसिंग इशू करी जाती है। किसको? रेसिपिएंट को। रेसिपिएंट क्रेडिट लेने के लिए, आपको भी तो क्रेडिट चाहिए ना, आप मेरे इनवॉइस के बिहाफ पे आप क्रेडिट नहीं ले सकते क्योंकि मेरे इनवॉइस पे तो टैक्स लगा ही नहीं। मान लो मैं एडवोकेट हूं, आप रेसिपिएंट हो, अब मेरी सप्लाई जो है आरसीएम में फॉल करती है, तो मैं तो उस पर टैक्स लगाऊंगा नहीं। मान लो 10,000 रुपए की मैंने सर्विस दी आपको, राइट? मैंने 10,000 की आपको सर्विस दी, तो मैं कितने का इनवॉइस रेज करूंगा? सिर्फ 10,000 का, जीएसटी नहीं लगाऊंगा उस पे। तो आपके पास 10,000 का इनवॉइस आएगा, क्या आप 10,000 के इनवॉइस के ऊपर क्रेडिट ले सकते हो? मेरे इनवॉइस पे तो जीएसटी लगा ही नहीं है, आप क्रेडिट ले ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना होगा? आपको सेल्फ इनवॉइसिंग करनी होगी, अपने आप को इनवॉइसिंग करनी होगी और अपने आप को इनवॉइसिंग करके आप उस पे जीएसटी पे करोगे और उसका उस सेल्फ इनवॉइसिंग के ब्याह पे उसका क्रेडिट भी ले लोगे। इसको कहते हैं सेल्फ इनवॉइसिंग। जब हम सेक्शन 31(3) पढ़ेंगे उसके क्लॉज एफ के अंदर आएगा ये केस, जहां पे रेसिपिएंट को अंडर आरसीएम जो है सेल्फ इनवॉइसिंग इशू करनी होती है और सेल्फ इनवॉइसिंग के जो है वहां पे उसको उसके बिहाफ पे वो क्रेडिट भी ले सकता है। क्रेडिट की बात जो है आईटीसी में रहेगी, यहाँ पे जो इशू रहेगा, यहाँ पे जो बात रहेगी वो इनवॉइसिंग की रहेगी। यहाँ पे हम टैक्स इनवॉइस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट में जो बात करेंगे इनवॉइसिंग की करेंगे, तो वहां पे रेसिपिएंट को जो है इनवॉइस इशू करना होगा, जिसको हम कहेंगे
सेल्फ इनवॉइसिंग। तो इसके बारे में क्या कहता है, प्रोवाइडेड फर्दर दैट वेयर द इनवॉइस इज रिक्वायर्ड टू बी इशू अंडर क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 31(3) जो कि सेल्फ इनवॉइसिंग है, अ रजिस्टर्ड पर्सन may issue consolidated invoice at the end of the month for the supplier cover under 9(4). अंडर 9(4) मैंने जो 9(4) में जो सप्लाई करी, अब उस पर जीएसटी तो चार्ज नहीं करा, तो मेरे को कहता है कि आपने भैया जीएसटी, मेरी बात हो रही है यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन, यहाँ पे मेरी बात हो रही है जो कि सप्लाई कर रहा है अंडर आरसीएम। मैं सप्लाई कर रहा हूँ अंडर आरसीएम। मान लो मैंने 10,000 रुपए की आपको इनवॉइस दिया था, ऐसे ही मैंने 5,000 का किसी को इनवॉइस दिया, मान लो किसी को 2,000 रुपए का इनवॉइस दिया, तो वहां पे कहता है, गवर्नमेंट कहती है आपसे मुझे टैक्स तो मिलना नहीं। आप ऐसा करो कि पूरे मंथ का जो है कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाओ और उसके हिसाब से उसकी जो एग्रीगेट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, एक्सीडिंग 5,000 इन अ डे। अगर जो आपकी एक्सीडिंग 5,000 इन अ डे जो आपकी सर्विसेज आप दे रहे हो, उसका एक कंसोलिडेटेड अमाउंट बना लो, कंसोलिडेटेड वैल्यू जो है उसके हिसाब से जो है आप इनवॉइसिंग रेज कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से जो है इनवॉइसिंग, सेल्फ इनवॉइसिंग में थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो हो जाता है। अदरवाइज जो है हमें ऊपर जो हमने रूल्स में देखे कि ये सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए इनवॉइस के अंदर, वो रूल 46 के हिसाब से जो नॉर्मल टैक्स इनवॉइस बनेगा उसमें वो सारी चीजें मेंशन होनी चाहिए। और अगर अगर जो मैं सप्लाई कर रहा हूं, अगर वो सप्लाई एक्सपोर्ट सप्लाई है, वो सप्लाई एक्सपोर्ट कर रहा हूं, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं तो उस केस में मेरा इनवॉइस शेल कैरी एन एंडोर्समेंट। इसमें क्या लिखा होना चाहिए इस इनवॉइस के अंदर, अगर मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूं, ये सिर्फ एक्सपोर्ट के केस में है, तो उसमें मैं क्या लिखूंगा, तो उसमें ये लैंग्वेज मुझे डालनी होगी। वहां पे मुझे लिखना होगा सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट, सप्लाई टू एसईजेड यूनिट, या फिर एसईजेड डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन ऑन पेमेंट ऑफ आईजीएसटी। अब अगर मैं अगेंस्ट पेमेंट ऑफ आईजीएसटी कर रहा हूं तो मुझे ये लिखना होगा, और अगर मैं अदरवाइज कर रहा हूं, अगर मैं अदरवाइज मतलब अंडर एलयूटी, अगर एलयूटी के थ्रू अगर कर रहा हूं तो मैं उस पर जीएसटी पे नहीं करूंगा, तो मुझे उस इनवॉइस में क्या मेंशन करना होगा, मुझे लिखना होगा सप्लाई मींट फॉर एक्सपोर्ट या सप्लाई टू एसईजेड, जो भी केस होगा वो वाला लिखना है, मतलब पूरी लाइन नहीं लिखनी। अगर मेरा एक्सपोर्ट का केस है तो ये, अगर सप्लाई टू एसईजेड है तो वहां पे भी उस पे भी जीएसटी नहीं लगना, राइट। सप्लाइड एसईजेड डेवलपर फॉर ऑथराइज्ड ऑपरेशन अंडर अ बॉन्ड और एलयूटी, अंडर अ बॉन्ड और एलयूटी विदाउट विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। इसमें मैं टैक्स नहीं पे कर रहा ना, एक्सपोर्ट के दो केस होते हैं, हम स्टार्टिंग से चर्चा कर रहे हैं, विद पेमेंट ऑफ टैक्स और विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मैं विद पेमेंट या विदाउट पेमेंट कोई भी मैकेनिज्म में जाऊंगा तो वहां पे उसके हिसाब से जो है मुझे अपने इनवॉइस में, अब मैं मुझे अपने टैक्स इनवॉइस में जो है ये लाइन मेंशन करनी होगी कि मैं जो है सप्लाई जो कर रहा हूँ मीन फॉर एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, या फिर एसईजेड को दे रहा हूँ तो मैं लिखूंगा सप्लाई मीन टू सप्लाई मीन फॉर एसईजेड यूनिट, या फिर सप्लाई टू एसईजेड डेवलपर फॉर द ऑथराइज ऑपरेशन। तो अगर मैं विद पेमेंट ऑफ कर रहा हूँ तो लिखूंगा विद पेमेंट ऑफ इंटीग्रेटेड टैक्स, और अगर मैं एलयूटी के थ्रू या बॉन्ड के थ्रू कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा अंडर बॉन्ड और एलयूटी विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। मुझे ये अपने इनवॉइस में मेंशन करना जरूरी है, राइट। ये किस लिए है, ये एक्सपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्ट के केस में। इसके बाद कहता है एज द केस में बी एंड shall issue the detail of specified in clause number E containing the name and address of delivery and name of the कंट्री। किस कंट्री में आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसका जो है यहाँ पे रेसिपिएंट का नाम डालोगे, उसका एड्रेस डालोगे, ठीक है, बाहर का होगा ना ये एड्रेस, ये फॉरनर, ये मान लो मिस्टर मिस्टर जॉनसन है कोई बाहर का, राइट, उसका एड्रेस डालोगे, और उसकी जो आप डिलीवरी दे रहे हो वो कहाँ डिलीवरी दे रहे हो वो डालोगे, और उसके अलावा नेम ऑफ द कंट्री, वो कहाँ आप दे रहे हो, मान लो ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट कर रहे हो आप, तो वहां पे इस तरीके से जो है आपका इस ये सारी चीजें जो है वहां पे मेंशन होनी चाहिए। इसके बाद कहता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन other than supplier engage in making supply of by way of admission of exhibition cinematography film and multiplex। इसको अभी हम अवॉइड करते हैं, जो रेड पार्ट है अभी हम उसको समझते हैं, जो बेसिक प्रोविजन क्या क्या बात कर रहा है। कहता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन may not issue tax invoice, may not issue tax invoice in accordance with the provision of section 31(3) sub clause B। आइए देखते हैं सेक्शन 31(3) सब क्लॉज बी क्या बात करता है, उसके बाद हम इस पे दोबारा आते हैं। सेक्शन 31(3) का बी, सेक्शन 31(3) बी कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन
may not issue tax invoice if the value of supply is less than 200 रुपए subject to the condition in the manner prescribed. अगर हम कोई सप्लाई कर रहे हैं जिसकी वैल्यू 200 रुपए से कम है, उस केस में क्या करना है हमें? उस केस में हमें टैक्स इनवॉइस, अब कोई हम जो है मान लो जो है एक पर्सन आया, वो लेके गया, वो 100 रुपए का सामान ले गया, अब हम उसके लिए बिल काटेंगे। फिर कोई आया, फिर वो कहता है 150 रुपए का वो सामान ले गया, फिर उसके लिए, अब मान लो हमारी छोटी-छोटी आइटम है, छोटी-छोटी आइटम है और बहुत सारी आइटम है और आते हैं लोग, आते हैं छोटी-छोटी आइटम ले जाते हैं। तो ऐसे एक बंदा तो इसी के लिए बैठा रहेगा। तो ऐसे केस में वो उसने रियायत दी प्रोविजन में कि अगर आपकी वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है, अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई 200 रुपए से कम है, तो वहां पे कह दिया कि आपको टैक्स इनवॉइस नहीं काटना, आपको सब्जेक्ट टू द कंडीशन और द मैनर प्रिस्क्राइब, आपको जो मैनर देंगे उसके हिसाब से जो है आप अपना ट्रीटमेंट कर लेना, आपको हर एक का टैक्स इनवॉइस काटने की जरूरत नहीं है। और मैनर ये है, वो मैनर ये कहता है कि आप अपने पूरे पूरे दिन की जो है कंसोलिडेटेड सेल देख लो कि आपके पूरे दिन में आपने क्या क्या सप्लाई करी, उस सप्लाई का सिंगल इनवॉइस जो है आप काट सकते हो। ये जो मैनर प्रिस्क्राइब्ड है, इस मैनर प्रिस्क्राइब्ड में यही है कि आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस काट सकते हो पूरे दिन की सप्लाई का। तो यह मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, कंडीशन इज दैट इफ द सप्लाई टू द रजिस्टर्ड पर्सन देन इवन वैल्यू इज, ये तो ये है कि अगर वैल्यू जो है वो अगर 200 रुपए से, अगर कोई सामने वाला रजिस्टर्ड है, अगर वो सामने वाला रजिस्टर्ड है तो उस केस में तो उसको क्रेडिट चाहिए, तो ऐसे के केस में तो 200 रुपए से कम भी होगा तो भी हमें सेपरेट इनवॉइस काटना पड़ेगा। अदरवाइज जो है नीड नॉट बी इशू इनवॉइस, वो अदरवाइज उसको क्रेडिट नहीं चाहिए अनरजिस्टर्ड को, उस केस में जो है कंसोलिडेटेड डाल सकते हो। अदरवाइज जो है आपको जो है रजिस्टर्ड पर्सन के केस में जो है वहां पे सेपरेट इनवॉइस इशू करना होगा। तो अब इसमें रूल नंबर 46 क्या बात कर रहा था, आइए दोबारा रूल नंबर 46 में चलते हैं। रूल नंबर 46 इसके रिगार्डिंग क्या कहना चाह रहा था? तो रूल नंबर 46 कहता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन में नॉट इशू टैक्स इनवॉइस, वहां पे भी यही बात कर रहा था, may not issue tax invoice in accordance with the provision of clause this subject to the following condition। क्या कंडीशन लगा दी? A recipient is not a registered person, वहां पे रेसिपिएंट क्या होना चाहिए? रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होना चाहिए। रजिस्टर्ड पर्सन नहीं होगा तो उसको क्रेडिट नहीं लेना। उसको क्या मतलब है, वो कहता है ठीक है यार आप काटते रहे, उसको क्रेडिट ही नहीं लेना जब, राइट, उसका पर्पस समझो कि सामने वाले ने क्रेडिट नहीं लेना और सप्लायर के ऊपर बेफालतू में एक बर्डन पड़ रहा है कि एक वो छोटी छोटी इनवॉइसिंग जो है सप्लाईज का इनवॉइस बनाना पड़ रहा है उसको, तो उसके लिए रियायत दे दी कि आप कंसोलिडेटेड बना लेना। तो वहां पे जो है आपको लेकिन कंसोलिडेटेड बनाने के लिए जो है आपको जो रेसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसको क्रेडिट चाहिए होगा, वो ऑब्वियसली जो है आपसे इनवॉइस मांगेगा, चाहे 100 रुपए का भी इनवॉइस है वो आपसे मांगेगा क्योंकि उसने उसका आईटीसी लेना है, राइट। तो वो कहता है रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए और साथ में कहता है रेसिपिएंट डज नॉट रिक्वायर्ड सच इनवॉइस। उसके लिए क्या, अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड नहीं है, आप बर्गर किंग में गए, बर्गर खा के आ गए, उसका क्या इनवॉइस संभाल के रखोगे? उसका क्या करना है? आप रजिस्टर्ड नहीं हो, आपने जीएस उस बर्गर के ऊपर जीएसटी पे कर दिया, बाद में आपने बिल फाड़ दिया, आपके लिए वो बिल जो है रेलेवेंट है। तो ऐसे केसेस में जो है वहां पे सप्लायर को रेसिपिएंट जो है रियायत दी है, सप्लायर को कन्वीनियंस के लिए जो है दिया है। कहता है आप जो है सेल इशू अ कंसोलिडेटेड टैक्स इनवॉइस, आप जो है पूरे दिन का जो है कंसोलिडेटेड इनवॉइस कर दो फॉर द सप्लाई एट द क्लोज ऑफ ईच डे। एक दिन जब आपने पूरे दिन में पूरी जितनी भी सप्लाई करी, शाम को बैठो हिसाब लगाओ, हाँ भाई मेरी जो है पूरे दिन की सप्लाई हो गई है, तो 3,000 रुपए की मेरी पूरी सप्लाई हो गई है, 3,000 रुपए का एक सिंगल इनवॉइस जो है आप काट सकते हो। ये गवर्नमेंट रियायत देती है कि आप पूरे दिन का कंसोलिडेटेड इनवॉइस काट सकते हो, लेकिन सामने वाला जो है रजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए और उसको इनवॉइस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो है कन्वीनियंस, सप्लायर के कन्वीनियंस के लिए जो है यहाँ पे एक जो है प्रोवाइडेड दैट डाला गया रूल्स में और रियायत दी गई। इसके बाद कहता है प्रोवाइडेड आल्सो दैट अ सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इश्यूएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ आईटी एक्ट 2000। अगर कोई इनवॉइस कंप्यूटराइज इनवॉइस दे रहा है तो उस केसेस में भी उसको इनवॉइस में साइन करने की जरूरत नहीं है। अब आप गए बर्गर किंग में, कहीं का भी एग्जांपल ले लो, जस्ट एग्जांपल लेना है हमें, वहां आप गए, आपने कहा भैया रूल 46 में लिखा है कि सिग्नेचर एंड डिजिटल सिग्नेचर होने चाहिए, आप इसमें साइन नहीं कर रहे, इसमें साइन करके दो।
राइट। आप उसमें उसको कहोगे भैया मैंने बर्गर लिए हैं 2, आप इसमें साइन करके दो, वो कहेगा ये प्रोवाइडेड दैट पढ़ लो। वो कहता है जो अगर अगर जो आपका इनवॉइस है वो डिजिटल इनवॉइस है तो ऐसे केसेस में जो है सिग्नेचर या डिजिटल सिग्नेचर की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, जो सिग्नेचर की जरूरत नहीं है इन केस ऑफ इशुएंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस। कोई इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस दे रहा है तो ऐसे केसेस में सिग्नेचर की वहां पे जरूरत नहीं है। इसके बाद कहता है कि प्रोवाइडेड ऑल्सो दैट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ काउंसिल एंड कंडीशन रिस्ट्रिक्शन एज मे बी प्रोवाइड टैक्स इनवॉइस शैल हैव क्यूआर कोड। क्यूआर कोड यहाँ पे क्या इसमें इस प्रोवाइजो में ये कहा गया कि गवर्नमेंट जो है नोटिफिकेशन के थ्रू कह सकती है कि टैक्स इनवॉइस के अंदर कौन कौन से केसेस में क्यूआर कोड मैंडेटरी है। इसके रिगार्डिंग भी काफी सारी नोटिफिकेशन इशू करी गई हैं। इसमें क्यूआर कोड कौन कौन से केसेस में टैक्स इनवॉइस में चाहिए होता है उसको मैं उसके लिए जो रूल है वो मैंने लास्ट में डाल दिया है, उसको हम डिटेल में जो है चर्चा करेंगे। लास्ट रूल जो है इसी के ऊपर है, क्यूआर कोड के बारे में है कि क्यूआर कोड हर इनवॉइस में जरूरत नहीं होती, वो कब जरूरत होती है और उसका क्या क्राइटेरिया है उसको हम अलग से जो है कवर करके चलेंगे। यहाँ पे क्यूआर कोड के लिए प्रोवाइडेड एट, और उसके लिए पावर कहाँ है इस प्रोवाइजो में जो अभी हम रेफर कर रहे हैं, प्रोवाइडेड आल्सो दैट गवर्नमेंट नोटिफाई कर सकती है कि टैक्स इनवॉइस में क्यूआर कोड कब कब होना चाहिए, कब कब होएगा वो हम रेफर करेंगे। ये अभी तक हमने देखा नॉर्मल इनवॉइस के केस में हमने सारी चीजें देखी कि रूल 46 क्या क्या चीजें मैंडेट करती है कि एक टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीजें होनी चाहिए। नेम ऑफ द सप्लायर, एड्रेस, उसका जीएसटीएन होना चाहिए। रेसिपेंट का जीएसटीएन कब होगा, जब वो रजिस्टर्ड होगा। उसके अलावा जो है उसकी क्वांटिटी, रेट ऑफ अमाउंट ऑफ टैक्स, ये सारी चीजें जो हमने देखी कि ये सारी चीजें जो है कि इनवॉइस के अंदर होना जरूरी है। अब हम दोबारा जो है प्रोविजन में जंप बैक करते हैं कि हम प्रोविजन जो देख रहे थे सेक्शन 31 उसमें उसको आगे बढ़ाते हैं उसकी चर्चा को। और उसमें हम देखते हैं कि हमने ये बात करी थी अभी तक कि रिमूवल के टाइम में, डिलीवरी के टाइम में और मेकिंग अवेलेबल टू द रेसिपिएंट जो है हमें उससे पहले पहले जो है टैक्स इनवॉइस इशू करना है। और टैक्स इनवॉइस में क्या क्या होना चाहिए ये भी हम सारी बात कर चुके हैं रूल 46 में। अब इसमें कहता है रिमूवल। अब रिमूवल का क्या मतलब है ये सेक्शन 2 सबसेक्शन 96 में जो है बताया गया। जब हमने डेफिनेशन की सेक्शन पढ़े थे सेक्शन नंबर 2 में, सेक्शन क्लॉज नंबर 1 से लेकर 119 तक जो है वहां पे जो है अलग अलग क्लॉजेस थे डेफिनेशंस के। वहां पे रिमूवल का जो डेफिनेशन था सेक्शन 2 क्लॉज 96 के अंदर जो है रिमूवल को बताया गया था कि रिमूवल किसको कहेंगे। तो वहां पे मैंने बात भी करी थी कि जब हम सेक्शन 31 पढ़ेंगे वहां पे हम जो है इसकी चर्चा करेंगे कि रिमूवल किसको कहा गया है। तो रिमूवल जो पॉइंट नंबर ए में जो रिमूवल की बात करी है वो रिमूवल कब माना जाएगा। अभी मैंने क्या बात करी थी स्टार्टिंग में कि मोबाइल शॉप में आया और वो मोबाइल शॉप से ले गया। अब इसकी थोड़ी सी एक्सटेंडेड फॉर्म देखेंगे कि क्या किसको रिमूवल कहा जाता है। कहता है रिमूवल इन रिलेशन टू गुड्स। यहाँ पे वर्ड में ध्यान देना, इन रिलेशन टू गुड्स, नॉट फॉर सर्विसेज, दिस इज ओनली फॉर गुड्स। सिर्फ और सिर्फ गुड्स के लिए है, गुड्स के केस में रिमूवल होगा, राइट। गुड्स के केस में, सर्विसेज के केस में तो कोई मूवमेंट होती नहीं ना। सर्विसेज में क्या मूवमेंट होगी, कोई फिजिकल चीज तो है नहीं। तो इसलिए लिखा है रिमूवल इन रिलेशन टू गुड्स मींस, क्या मीन है। कहता है पॉइंट नंबर ए कहता है वेयर द डिस्पैच ऑफ गुड्स फॉर डिलीवरी, where the dispatch of goods for delivery by the supplier thereof by any other person acting on his behalf of such person means dispatch at transport or sendability to the recipient। अगर हम ट्रांसपोर्ट पे भी डाल रहे हैं तो वहां पे अगर जो हमने अभी नीचे डिलीवरी वाली बात करी थी वहां पे हमने उसके डोर तक भी पहुंचाया था। और अगर ऐसे केसेस में अगर हमें ट्रांसपोर्ट पे भी अनलोड कर रहे हैं तो वो भी रिमूवल ही माना जाएगा, वो भी रिमूवल ऑफ गुड्स ही माना जाएगा। अगर हमें कहा कि ट्रांसपोर्ट में डाल दो और आप हमें पहुंचा देना, तो वहां पे जब हम ट्रांसपोर्ट में डिस्पैच करते हैं ताकि रेसिपिएंट तक पहुंच जाए तो उसको भी हम रिमूवल ही कहेंगे। इसके अलावा क्या सेकंड पॉइंट कहता है, कलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द रेसिपिएंट, कलेक्शन ऑफ गुड्स बाय द रेसिपिएंट देयर ऑफ बाय एनी अदर पर्सन एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ रेसिपिएंट। मतलब वो खुद ले ले या उसने किसी और को भेजा वो पिक कर ले, लेकिन वो काउंटर से पिक करके ले गया। तो ऐसे केसेस में कब सप्लाई मानी जाएगी, कब जो है रिमूवल माना जाएगा, वो जब वो काउंटर्स पे ही जो है रिमूवल माना जाएगा। तो इसको इजी करने के लिए यहाँ पे लिख दिया काउंटर सेल एट शॉप। काउंटर में आया बंदा और वहां काउंटर से ही ले गया तो वहां पे वो भी रिमूवल में माना जाएगा। मेनली हमने 3 पार्ट में इसको रिमूवल को डिफाइन करेंगे। बेसिकली रजिस्टर हमें जो है इनवॉइस काटना है 3 सर्कमस्टांसेस से पहले। अगर हम इसको समअप करें अभी तक जो हमने पढ़ा है तो 3 इंसिडेंट से पहले पहले हमें टैक्स इनवॉइस काटना है। कौन से 3 इंसिडेंट्स,
रिमूवल रिमूवल की बात करें तो चाहे हमारे डोर पे आके ले जाए, चाहे हम ट्रांसपोर्ट पे जो है ट्रांसपोर्ट के थ्रू भेजें, विच इज जो है अवेलेबल टू द डिलीवरी। तो तीनों केसेस में जो है हमारे केसेस में जो है हमारा को उससे पहले पहले जो है हमारा टैक्स इनवॉइस कट जाना चाहिए एज पर सेक्शन 31 सबसेक्शन 1। अब इसमें एक प्रोवाइडेड दैट डाला गया, एक्सेप्शन डाली गई, प्रोवाइडेड दैट गवर्नमेंट में ऑन द रिकमेंडेशन बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई द कैटेगरी ऑफ गुड्स और सप्लाईज इन विच टैक्स इनवॉइस शैल बी इशूड। इसके अलावा भी कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जहां पे अलग से टैक्स इनवॉइस के लिए जो है अलग से गवर्नमेंट जो है रूल्स स्पेसिफाई करे, लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें तो हमारा यही रूल बनता है कि हमें अपनी रिमूवल से पहले जो है या फिर डिस्पैच या मेकिंग अवेलेबल से पहले जो है हमें टैक्स इनवॉइस काटना है, राइट। अगर कोई गवर्नमेंट अलग से जो है टैक्स इनवॉइस का वो बनाना चाहती है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू बना सकती है, ये प्रोवाइडेड दैट में लिखा गया। अब हमने जो ऊपर बात करी वो मेनली बात करी हमने गुड्स के केस में, ऊपर जो हमने बात करी वो हमने गुड्स के केस में बात करी, यहाँ पे हमने मार्किंग भी करी थी फॉर द टैक्सेबल गुड्स, ये सिर्फ गुड्स के केस में था क्योंकि वहां पे रिमूवल कहीं ना कहीं मूवमेंट ऑफ गुड्स जहां पे रहेगा। अब सर्विसेज के बारे में करते हैं, सर्विसेज के केस में भी तो हमें इनवॉइस काटना है, तो सर्विसेज के केस में हमें कब इनवॉइस काटना होगा, तो कहता है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग टैक्सेबल सर्विस, दोनों चीजें ध्यान रखनी है, सर्विस का केस आएगा और टैक्सेबल सर्विस होनी चाहिए, एग्जेम्प्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे टैक्सेबल सर्विस की बात हो रही है। शेल मैंडेटरी है काटना बिफोर और आफ्टर, बिफोर और आफ्टर, यहां ऊपर क्या था, वहां पे था बिफोर और एट द टाइम, बिफोर और एट द टाइम, उस टाइम तक तो टैक्स इनवॉइस काटना ही काटना है। सर्विसेज के में कहता है कि पहले भी काट लो बाद में भी काट लो, पहले भी काट लो बाद में भी काट लो, टैक्स इनवॉइस आपका जो है कभी भी काट लो। ऐसे में पर्सन क्या करेगा, तो ऐसे में जो है रजिस्टर्ड पर्सन कहेगा बढ़िया है, मैं टैक्स इनवॉइस कहता है पहले भी काट लो बाद में भी काट लो, मैं बाद में के चक्कर में काटूंगा ही नहीं। अगर मैं टैक्स इनवॉइस काटूंगा नहीं, मेरी जो जीएसटी की लाइबिलिटी है वो डेफर होती जाएगी। पर्सन कहता है मजे हो गए, ये तो बढ़िया हो गया, मैं ऐसे तो डेफर करता रहूंगा, क्योंकि यहाँ पे बिफोर तक तो ठीक था, बिफोर में तो मुझे काटना पड़ता और एट द टाइम भी करता तो उस दिन तक काटना पड़ता। वो कहता है आफ्टरवर्ड्स भी आप काट सकते हो, तो कहता है ठीक है भैया मेरी सर्विस का केस है, मैं तो आराम से काटूंगा। गवर्नमेंट ने कहा रुको, गवर्नमेंट ने कहा रुको भैया, ऐसा नहीं होगा, आपको जितनी मर्जी टाइम दे दिया। उसके लिए रूल नंबर 47 जो है डाला गया, रूल नंबर 47 डाला गया, और रूल नंबर 47 कहता है कि भैया आपको जो मैक्सिमम, आप बाद के कह रहे हो ना मैं बाद में काट लूंगा, तो बाद में मैक्सिमम 30 दिन तक ही काट सकते हो, 30 दिन के बाद नहीं काट सकते। मैक्सिमम आपको आगे के लिए टाइम मिल रहा है ना, तो 30 दिन का ही सिर्फ और सिर्फ टाइम मिल रहा है। और अगर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उस केस में उनको 45 दिन का एक्स्ट्रा टाइम मिलता है। तो आप जो है उस केस में 30 दिन या 45 दिन तक उसको डेफर कर सकते हो, ये नहीं है कि आप डेफर करे जा रहे हो सर्विसेज के केस में। तो यही यहाँ पे बात लिखी गई है सबसेक्शन 2 में, कि रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई टैक्सेबल सर्विस, यहाँ पे बिफोर भी है और यहाँ पे आफ्टर भी है, सर्विस देने से पहले या सर्विस देने के बाद ऑफ द सर्विस, बट विद इन अ प्रिस्क्राइब पीरियड। ये प्रिस्क्राइब पीरियड कहाँ गया, प्रिस्क्राइब करा गया, वो रूल 47 में प्रिस्क्राइब किया गया। और रूल 47 कहता है कि टैक्स इनवॉइस टू बी इशू बिफोर, बिफोर का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, पहले तो कोई भी चाहेगा नहीं इनवॉइस देना, इनवॉइस पहले देगा, पहले टैक्स दे देगा, राइट। और विद इन, आफ्टरवर्ड की बात है मेनली, कि विद इन 30 डेज आफ्टर द प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस, मैक्सिमम 30 दिन तक आप डेफर कर सकते हो। लेकिन अगर आप बैंकिंग कंपनी हो, इंश्योरेंस कंपनी हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, एनबीएफसी हो, तो आप रूल 47 कहता है कि आपको जो है 30 दिन की जगह जो है उस केस में 45 दिन का टाइम दिया जाएगा, राइट। ये फर्क है गुड्स के केस में और सर्विसेज के केस में टैक्स इनवॉइसिंग का। वहां पे गुड्स के केस में रिवाइज करते हैं, वहां पे बिफोर और एट द टाइम ऑफ रिमूवल, सर्विसेज के केस में बिफोर एंड आफ्टर, और आफ्टर कब तक, 30 दिन या फिर 45 दिन तक, सिर्फ और सिर्फ 30 दिन या 45 दिन तक। यहाँ पे भी सेम ऊपर की तरह प्रोवाइडेड डाला, अगर गवर्नमेंट को किसी सर्कमस्टांसेस में किसी कैटेगरी ऑफ सर्विस के केस में लगेगा कि अलग से टाइम जो है टैक्स इनवॉइस का जो है इशू करने का टाइम अलग से बनाना है, तो वहां पे जो है अलग से जो है वो नोटिफाई कर सकती है। इसके अलावा कहता है कि एनी अदर डॉक्यूमेंट डीम टू बी टैक्स इनवॉइस, कोई और इनवॉइस को भी टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस में
कुछ और इनवॉइसिंग को भी टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा, और इसमें कुछ इनवॉइसिंग, कुछ अदर डॉक्यूमेंट जो कहा गया, इसमें नोटिफाई भी करे गए हैं कुछ डॉक्यूमेंट, जो कि कहता है अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट है, अगर आपके पास मान लो मेरा बिजनेस है, मैंने अपना करंट अकाउंट खोला है, अब करंट अकाउंट में बैंक के चार्ज भी लग रहे हैं, बैंक के चार्ज भी लग रहे हैं, और बैंक चार्ज जो लग रहे हैं उसके ऊपर बैंक जीएसटी भी लगा रहा है, राइट? तो उस जीएसटी का क्रेडिट लेने के लिए मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं? 16(1) कंडीशन क्या कहती थी कि आपका जो है आप क्रेडिट ले सकते हो, लेकिन वो बिजनेस के लिए होना चाहिए। मैं एलिजिबल हूं। 16(2) की चारों कंडीशन मेरी सेटिस्फाइड हो जाती हैं। वो पहली कंडीशन सिर्फ ये कहती थी कि टैक्स इनवॉइस होना चाहिए। यहाँ पे नोटिफिकेशन कहती है कि उस एनी अदर डॉक्यूमेंट को भी टैक्स इनवॉइस मान लिया जाएगा। तो सेक्शन 16(2) की जो 4 कंडीशन थी हमारी, वो भी सेटिस्फाइड हो जाती हैं। तो ऐसे केसेस में मैं उसको क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल हूं। क्रेडिट किससे लूंगा मैं? बैंक स्टेटमेंट से। बैंक स्टेटमेंट में उसमें लिखा होगा जीएसटी एट द रेट 18%, इतने रुपए, उतने रुपए जो है मेरे 2A 2B में भी आ रहे होंगे, उसके लिए मैं एलिजिबल हूं। तो इस तरीके का जो क्रेडिट है वो जो है डाला गया है कि आप बैंक स्टेटमेंट के बिहाफ पे भी जो है क्रेडिट ले सकते हो। बैंक स्टेटमेंट कंसिडर्ड एज टैक्स इनवॉइस फॉर क्लेमिंग आईटीसी। तो कुछ कुछ ऐसे क्राइटेरिया जो है डाल दिए गए हैं जहां पे टैक्स इनवॉइस की जगह अदर डॉक्यूमेंट के बिहाफ पे भी जो है आप क्रेडिट ले सकते हो। उस डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा आपने इतना जीएसटी पे किया है, आप क्रेडिट ले सकते हो। ऐसे ही टिकट्स के केस में, एयर टिकट के केस में जो है, जहाँ पे एयर टिकट की बाइफर्केशन जहाँ पे मेंशन होगी कि आपने इतना जो है इस पे जीएसटी पे किया है, उस पे भी आप क्रेडिट अलाउ होता है। तो वहां पे भी वैसे तो टैक्स इनवॉइस चाहिए होता है क्रेडिट लेने के लिए, लेकिन कुछ केसेस में जो है गवर्नमेंट ने इस प्रोवाइडेड दैट का यूज करके जो है, ये वाले प्रोवाइडेड दैट का यूज करके जो है अदर डॉक्यूमेंट के केसेस में भी जो है क्रेडिट को अलाउ कर दिया है। इन केसेस में टैक्स इनवॉइस इशू नहीं होगा, टैक्स इनवॉइस की जरूरत नहीं है। ऐसे में जो है नॉर्मल जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें भी आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इसके बाद कहता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन 1 and 2। 1 and 2 जो ऊपर हमने पढ़ा उसको मैं नहीं मानता, वो 1 and 2 भाड़ में जाए। सबसेक्शन 3 कहता है, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। वो कहता है रजिस्टर्ड पर्सन में विद इन 1 month of the certificate of registration may issue revised invoice against the invoice already issued, beginning with the effective date of registration till the date of issuance of certificate of registration। ये क्या कहना चाह रहा है? ये जो बात कर रहा है वो हमने लास्ट डिस्कशन में जस्ट कवर करी है। जब लास्ट डिस्कशन में रजिस्ट्रेशन की बात हुई थी तो वहां पे उसको, इसका मैंने रेफरेंस दिया था कि नेक्स्ट चैप्टर में भी मैं दोबारा ये टॉपिक उठाऊंगा। और हमने वहां पे क्या बात करी थी कि जब हमारे लिए मैंडेट हो जाता है रजिस्ट्रेशन लेना, रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कितने दिन मिले थे हमें? 30 डेज मिले थे। हम लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हो गए थे और हमें 30 दिन मिले थे, और उस 30 दिन के अंदर जो है हमें रजिस्ट्रेशन लेनी थी। तो उस 30 दिन के अंदर हमें क्या, किस तरीके से हम जो है अपनी सप्लाईज करेंगे, उसकी हमने वहां पे डिटेल में डिस्कस करी थी। मैं दोबारा एक बार रिकॉल करा देता हूं ताकि हम जो है इस प्रोविजन को वहां से लिंक कर सकें। तो हमने बात ये करी थी कि मान लेते हैं 5 फरवरी 2021 को मैं लाइबल हो गया, मैंने बिजनेस शुरू किया। यहाँ पे हमने बिजनेस जो है कमेंस किया, बिजनेस कमेंसमेंट हो गई हमारी, राइट? इसके बाद मैं सप्लाई करता गया, मैंने सप्लाई कर, लगातार मेरी सप्लाई होती गई। यहाँ 10,000 की सप्लाई करी, यहाँ 50,000 की सप्लाई करी, यहाँ 60,000 की सप्लाई करी, यहाँ पे 20,000 की सप्लाई करी। इस तरीके से मेरी सप्लाई होते होते मेरी जो लिमिट थी, हमने क्या लिमिट, अलग अलग लिमिट पड़ी थी, हमने अलग अलग लिमिट पड़ी थी। सेक्शन 22 में हमारी 10 लाख, 20 लाख और 40 लाख की हमारी लिमिट रहेगी। जो भी लिमिट हमारी एप्लीकेबल है, मान लेते हैं हमारी जो है 40 लाख की हमारे केस में, हमारा हम जो स्टेट वाइज थी ना वहां पे, तो हम मान लो 40 लाख में आते हैं। हमारी जो है मान लेते हैं यहाँ पे जुलाई, मान लेते हैं 8 जुलाई 2021 आज की डेट में हमारी जो है यहाँ पे जो है ये सारी टर्नओवर हम करते गए और हमारी जो है आज जो है हमारी जो, हम जैसे ही हमने अपनी टर्नओवर कैलकुलेट करी तो हमारी 40 लाख पे हम पहुंच चुके थे। अब हमारे लिए मैंडेटरी हो जाता है, क्या मैंडेटरी होता है? हमारे लिए मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एज पर सेक्शन 22। हमारे लिए मैंडेटरी है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना एज पर सेक्शन 22। अब हमें जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो हमें कितने दिन का टाइम मिलता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के लिए? हमें 30 दिन का टाइम अलाउ होता है कि जिस दिन आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हो गए उसके 30 दिन के अंदर जो है आप जो है अपनी रजिस्ट्रेशन लोगे। 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रेशन लेनी है। अब इस 30 दिन तक जितने मेरे पास कस्टमर आएंगे, मैं क्या कहूंगा, भैया आप जाओ, मेरी टर्नओवर क्रॉस हो गई है, मुझे जीएसटी की रजिस्ट्रेशन लेनी है, मैंने अप्लाई किया हुआ है, अभी रजिस्ट्रेशन नंबर आया नहीं है,
मैं ये कहूंगा, क्या मैं अपनी सप्लाई को रोक दूंगा? नहीं, इस केसेस में भी हमने बात करी थी कि यहाँ पे भी मेरी सप्लाई कॉन्टिन्यूस रहेगी। क्या मैं इस सप्लाई में जीएसटी लगाऊंगा? हमने ये बात हुई थी कि अब यहाँ पे मैं लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हो गया, यहाँ पे मैं लाइबल टू रजिस्ट्रेशन हो गया और मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई भी कर दिया। क्या मैं अब जीएसटी लगाऊंगा? नहीं, मैं जीएसटी कैसे लगाऊंगा? मेरे पास तो जीएसटी नंबर अभी आया ही नहीं है। तो ऐसे केसेस में जब मैं ये सप्लाई इशू करूंगा और जब यहाँ पे मान लेते हैं कि मेरे पास 15 जुलाई 2021 को मेरे पास जीएसटी नंबर आ गया, आरसी मेरी जीएसटी की जीएसटी नंबर मेरे पास आ गया, मेरे पास 15 जुलाई 2021 को मेरा जीएसटी नंबर आ गया, तो अब तो मुझे अपना जीएसटी पता है, यहां से तो कोई इशू ही नहीं है, यहां तो मैं अब जीएसटी लगा के सप्लाई करता रहूंगा। अब बात रही ये 8 जुलाई 2021 से लेकर जो 15/7/2021 तक की सप्लाई थी, इस सप्लाई में इस ड्यूरेशन में जो मैंने सप्लाई करी, इन 7-8 दिन में जो मैंने सप्लाई करी, इसके ऊपर मैं किस तरीके से ट्रीटमेंट, यहाँ पे मैं लाइबल टू जीएसटी हूँ और मैं जीएसटी इंपोज नहीं कर सका क्योंकि मेरे पास जीएसटी नंबर नहीं था। तो ऐसे केसेस में हमने बात करी थी कि हमें क्या इशू करना होगा बाद में, जो हम जितनी हमने सप्लाई करेंगे उसका हम रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेंगे। ये मैंने बात करी थी ना कि हम नेक्स्ट डिस्कशन में इसके बारे में बात करेंगे कि रिवाइज्ड इनवॉइस हमें कब इशू करना होगा। तो मैंने दोबारा रेफर कर दिया। अब हम प्रोविजन में चलते हैं कि प्रोविजन इसके रिगार्डिंग क्या बात करता है। कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन, अब वो रजिस्टर्ड हो गया है, रजिस्ट्रेशन लेने का रजिस्टर्ड पर्सन कहलाएगा, मे विद इन 1 month from the date of issuance of certificate of registration, from the date of issuance of certificate of registration, issue a revised invoice। क्या करना होगा? revised invoice issue करना होगा against the invoice already issue, जो उसने उस 9 दिन के अंदर 9 days के जो इनवॉइस इशू करे थे उसके अगेंस्ट इनवॉइस ऑलरेडी इशू, वो 9 दिन के जो इनवॉइस थे उसके अगेंस्ट क्या इशू करेगा? वो रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करेगा। कब से कब तक के? बिगनिंग विद द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। कौन सी डेट इफेक्टिव थी हमारे लिए? आज की तारीख हमारे लिए इफेक्टिव डेट थी। आज 8 जुलाई 2021 हमारे लिए इफेक्टिव डेट थी टिल द इश्यूएंस ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हमें रजिस्ट्रेशन कब मिला था? 15 जुलाई 2021। इसके बीच में जो हम सप्लाई करेंगे विदाउट जीएसटी, वो उसके लिए हमें जो है रिवाइज्ड इनवॉइस जो है इशू करना होगा। यहाँ पे जो है इसके रिगार्डिंग बात करी गई है, राइट। तो यही सारी बातें अभी जो हमने सेक्शन 31(3)(a) में ये बातें करी, तो इस तरीके से हमने देखा, तो वही सारे कंटेंट जो है रिवाइज्ड टैक्स इनवॉइस जो हमें इशू करना है उसमें भी यही सारी चीजें होनी चाहिए। यही डिजिटल सिग्नेचर होगा, रेट अमाउंट होगा, वैल्यू होगी, यही सारी चीजें देखी थी ना हमने। नेम एड्रेस ऑफ द जीएसटीएन ऑफ द रेसिपिएंट, अगर वो रजिस्टर्ड होगा उसका नेम एड्रेस रेसिपिएंट का, डेट ऑफ इशू डेट होगी, उसके बाद सीरियल कॉन्सिक्यूटिव कितना मैक्सिमम 16 डिजिट का, 16 डिजिट से ऊपर नहीं होना चाहिए। ये नेचर ऑफ डॉक्यूमेंट, प्लेस ऑफ सप्लाई, ये सारी चीजें जो है नेम एड्रेस जीएसटीएन ये होना चाहिए। ये सारी चीजें हमने देखी थी ना रूल 46 में, ये सारी चीजें होनी चाहिए। एक क्या फर्क आता है रिवाइज में? रिवाइज इनवॉइस में वर्ड यूज किया जाएगा रिवाइज्ड इनवॉइस, वहां पे यूज किया जाएगा रिवाइज्ड इनवॉइस वर्ड यूज किया जाएगा। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है, राइट। उसके बाद और क्या क्या चीजें थी? इंट्रा स्टेट सप्लाई है तो ऑल सप्लाई टू अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट, और अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई इसके लिए जो है हम रूल 53 जब हम कवर करेंगे वहां पे इसको साथ में कवर करेंगे। अभी हमने ये ध्यान में रखना है कि रजिस्टर्ड जब हम ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन जो हमारी सप्लाई रहेंगी उसके लिए जो है हमें रिवाइज्ड इनवॉइस जो है बाद में इशू करके चलना पड़ेगा। इसका पॉइंट नंबर बी हम कवर कर चुके हैं। सी में कहता है अरजिस्टर्ड, इसको हम लास्ट में अभी सारा का सारा रिवाइज करेंगे तो हमारे को जो जितना आया है सारा का सारा रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। अभी हम इसको लास्ट में जो है सारा जितना करा है हमने सब जो है एक बार लास्ट में रिवाइज करेंगे। अभी तक हमने ऊपर जो बात करी वो हमने देखा कि टैक्सेबल गुड्स की बात करी, फिर हमने बात करी टैक्सेबल सर्विसेज की बात करी। व्हाट अबाउट द एग्जेम्प्टेड? अब अगर एग्जेम्प्टेड गुड्स हैं तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट रहेगा? वो कहता है रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाइंग एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज। पहले हमारी क्या क्या थी? हमारी टैक्सेबल गुड्स की भी ऊपर बात हो गई, टैक्सेबल सर्विसेज की बात हो गई, रह गया एग्जेम्प्टेड गुड्स और एग्जेम्प्टेड सर्विसेज। तो यहाँ पे कहता है अगर हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो एग्जेम्प्टेड गुड्स या सर्विसेज है, या फिर हम जो सप्लाई कर रहे हैं वो हम उसका टैक्स पे कर रहे हैं अंडर
सेक्शन 10 क्या होता है? कंपोजिट डीलर के रिगार्डिंग। इसको हम तो बहुत ही डिटेल में सेक्शन 10 को हम कवर कर चुके हैं, क्योंकि रिड्यूस रेट पे हमें टैक्स पे करना होता है, रेसिपिएंट से हम उसको रिकवर नहीं कर सकते और उसका आईटीसी भी एलिजिबल नहीं होता। 17(5) हमें मना करता है आईटीसी के लिए भी, हमने इसके रिगार्डिंग बात कर चुके हैं। तो यहाँ पे इन केसेस में हमें जो सप्लाई कर रहे हैं उसमें हम कौन सा इनवॉइस काटेंगे? उसमें हम टैक्स इनवॉइस नहीं काट सकते। ऐसे केसेस में हम टैक्स इनवॉइस नहीं काट सकते जहां पे हमारी गुड्स, हमारी जो सप्लाई है वो चाहे गुड्स या सर्विसेज, हमारी जो सप्लाई है वो एग्जेम्प्टेड है या फिर हम एज अ कंपोजिट डीलर रजिस्टर्ड है। तो हमें टैक्स इनवॉइस की जगह क्या काटना होगा? हमें टैक्स इनवॉइस की जगह हमें बिल ऑफ सप्लाई काटना होगा। क्या काटना होगा? टैक्स इनवॉइस की जगह हमें बिल ऑफ सप्लाई काटना होगा। बिल ऑफ सप्लाई को हमें ध्यान रखने के लिए सिर्फ ये बात रखनी है जहां पे हमारा टैक्स नहीं लगना। जिस केस में हमारा टैक्स ही नहीं लगना वहां पे हमें बिल ऑफ सप्लाई का यूज करना होगा। एग्जेम्प्टेड गुड्स और सर्विसेज के लिए हमें बिल ऑफ सप्लाई का यूज करना होगा। और कंपोजिट डीलर के केस में हम टैक्स चार्ज नहीं करते, हम टैक्स पे जरूर करते हैं। जो भी रेट था हमारा 1% आएगा, 2%, 5%, जो भी हमें पे करना है हम पे जरूर करेंगे, लेकिन हम कस्टमर से चार्ज नहीं करते। इसलिए बिल ऑफ सप्लाई में हमने 1000 रुपए की सप्लाई करी और हम कंपोजिट डीलर है, मान लो मैं कंपोजिट डीलर हूं, मैंने 1000 रुपए की सप्लाई करी, मैं इनवॉइस कितना का दूंगा? 1000 रुपए का इनवॉइस दूंगा, 1000 रुपए ही लूंगा। और अगर मुझे मेरे ऊपर 1% का रेट एप्लीकेबल है तो मैं 1%, 10 रुपए जो है वो अपनी जेब से पे करूंगा। मैं कस्टमर से जो है नहीं ले सकता, मैं बिल में अपना चार्ज नहीं कर सकता। तो ऐसे केसेस में मुझे क्या इशू करना होगा? मुझे बिल ऑफ सप्लाई इशू करना होगा। इसके बाद कहता है प्रोवाइडेड दैट अ रजिस्टर्ड पर्सन may not issue bill of supply if the value of the supply is less than 200 रुपीज। सेम वही बात अभी हमने जो ऊपर पढ़ी थी, वहां यहाँ पे भी यही बात है कि हमारी छोटी छोटी सप्लाईज हो रही हैं। कोई कस्टमर आया, उसको हमने 100 रुपए की सप्लाई करी, फिर एक आया उसको हमने 120 की सप्लाई करी। तो ऐसे केसेस में जो है हमारे को मैंडेटरी नहीं है कि हम हर केस में बिल ऑफ सप्लाई काटें। यहाँ पे जो है वही जो कंडीशन एंड द मैनर, जो मैनर की अभी हमने ऊपर बात करी थी कि कंसोलिडेटेड इनवॉइस इशू हो सकता है, वो ही जो है बिल ऑफ सप्लाई के लिए भी है कि अगर ऐसे केसेस में आप जो है बिल ऑफ सप्लाई भी इशू कर सकते हो। बिल ऑफ सप्लाई भी कंसोलिडेटेड जो है पूरे दिन का इशू कर सकते हो। जैसे अभी हमने रूल जो है रेफर करा था ना, वही सेम जो है यहाँ पे बिल ऑफ सप्लाई के केस में भी वही रूल जो है एप्लीकेबल होता है। कहता है कंडीशन इज दैट अ सिंगल इनवॉइस नीड टू बी इशूड फॉर एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऑफ फॉर अ होल डे। पूरे दिन की हम देखेंगे कि इतने की हमारी सप्लाई हो गई है, उसका एक कंसोलिडेटेड बिल ऑफ सप्लाई हम काट देंगे, राइट। अब इसके बाद पॉइंट नंबर डी कहता है अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल ऑन द रिसीप्ट ऑफ एडवांस पेमेंट। किसी के पास एडवांस पेमेंट आई, मेरे पास एडवांस पेमेंट आई, कहता है ठीक है आपका जब माल रेडी होगा आप भेज देना। ठीक है, हमने कहा भैया मैं इनवॉइस भी फिर तभी काटूंगा जब मैं साथ में इनवॉइस भी भेजूंगा। ठीक है ना, माल भी भेजूंगा इनवॉइस भी भेजूंगा। उसने कहा ठीक है आप पेमेंट ले लो और एडवांस ले लो आप, और आप जो है बाद में माल भेज देना। अब मैंने जब एडवांस रिसीव किया, अब मुझे क्या टैक्स इनवॉइस काटना है? नहीं, उस टाइम पे टैक्स इनवॉइस नहीं काटना। उस टाइम पे मेरी रिमूवल नहीं हुई है, मेरी डिलीवरी नहीं हुई है, मैं ऊपर कवर नहीं हो रहा, मैं सेक्शन 31(1)(a) में कवर नहीं हो रहा हूं, मुझे टैक्स इनवॉइस काटने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे पास एडवांस आया है, तो मुझे क्या करना है? एडवांस के केस में मुझे क्या करना होगा? मुझे जो इशू करना होगा, मुझे रिसीट वाउचर इशू करना होगा। जीएसटी एक्ट कहता है कि ऐसे केस में जिससे आपने एडवांस रिसीव किया है उसको रिसीट वाउचर जो है आप इशू करो, एविडेंस द रिसीट ऑफ सच पेमेंट, कि आपने इतनी पेमेंट जो है रिसीव कर ली है, उसके लिए जो है आपको जो है रिसीट वाउचर इशू करना होगा। अब क्या रिसीट वाउचर इशू कर दिया, अभी मैंने सप्लाई भी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, क्या मेरे ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी है? अगर आपने टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन पढ़े, वहां पे हमने देखा था कि गुड्स के केस में नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 के तहत जो है एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि एडवांस रिसीव के केस में जो है आपको जीएसटी पे नहीं करना। लेकिन सर्विसेज के केस में अगर आपने एडवांस लिया है तो उसके ऊपर जीएसटी की लाइबिलिटी बनती है।